हेलो दोस्तों, हिस्ट्री मास्टर क्लास सीरीज में आप सभी लोगों का पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग और एवरीवन। और सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो क्लास मैंने शुरू की है, ये आप लोगों के लिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, यूजीसी नेट सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक और कांसेप्ट से लेकर के फैक्ट तक सारी चीज़ों को मैं इसमें समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि ये एक क्लास कर ली तो आपको कहीं और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्लास मैंने पहले भी कहा कि बेसिकली उन छात्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, जो ऑलरेडी कहीं पढ़ चुके हैं और इतनी गहराई से इतनी सारी चीज़ों के साथ अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ अच्छे तरीके से इस क्लास को कवर कर लीजिए। तो चलिए इतिहास की इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, लेक्चर नंबर 2। और आज का टॉपिक होगा दोस्तों मानव का उदय। इतिहास में सबसे पहला टॉपिक बनता है कि आखिर मनुष्य कहां से आया, और इसी टॉपिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं मनोज कुमार आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का दिन मंगलमय हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप इस क्लास की पीपीटी चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से चाहते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बाद में कुछ भी पॉइंट मिस होता है तो आराम से इसको नोट कर सकें। और ये क्लास मैं डेफिनेटली बात बता रहा हूं, आप लोग इससे पढ़ने के बाद कहेंगे सर हमने पढ़ा जरूर, लेकिन इतने डिटेल में और इतने अच्छे तरीके से हमने नहीं पढ़ा। ये मेरी आप लोगों के लिए एश्योरेंस है। गारंटी तो नहीं कह सकता, लेकिन एश्योरेंस मैं जरूर कहता हूं। और हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आज के इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं बिना समय गंवाए, और वो है हमारा मानव का विकास। इतिहास में हम सबसे पहले यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मानव का विकास कब और कैसे हुआ। ठीक है ना? कहां से आया ये मनुष्य, कैसे बना ये मनुष्य, किस तरीके से आया, इन सारी चीजों की हम लोग शुरुआत करते हैं। मनुष्य के जो कहा जाए कि मस्तिष्क है, उसमें बहुत सारी चीजें आई, लेकिन कभी भी किसी ने भी इस संदर्भ में कभी कोई चर्चा कहीं पर भी नहीं की। यस दोस्तों। और ये चर्चा भी बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति ने शुरू की थी, वो भी डरते डरते। चलिए मैं बात करता हूं इसकी शुरुआत की, कि पहले हम बात करेंगे मनुष्य का विकास का कंसेप्ट कहां से आया। फिर हम बात करेंगे कि मनुष्य के विकास की प्रक्रिया कैसे कैसे हुई। और फिर हम बात करेंगे विकास क्रम को लेकर के। यानी कि हम इसे तीन पार्ट में, तीन नहीं बल्कि चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा कि मानव विकास का अध्ययन कहां से शुरू हुआ, नंबर एक। दूसरी हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य का विकास, मानव का विकास किस प्रकार हुआ। और तीसरी चर्चा करेंगे कि मानव का विकास क्रम क्या है, क्रम क्या है और कैसे कहां कहां हुआ। और चौथी हम चर्चा करेंगे इसमें कि मानव का विकास भारत में हमें इसके संदर्भ में क्या जानकारी मिलती है। तो इन चार चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और आराम से सोचने समझने की कोशिश करिए, आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं आपका यही, कि मनुष्य के दिमाग में जब से हमने होश संभाला, सारी चीजें की हमने, नहीं हमारे पूर्वजों ने भी, तो उन्होंने सोचा कि आखिर मनुष्य कहां से आया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक विद्वान है जिसका नाम है डार्विन। डार्विन का नाम तो सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी। ठीक है ना? डार्विन ने 1859 में अपनी एक किताब लिखी थी, 1859 में। और किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यानी कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का उदय कैसे हुआ। और मजेदार चीज यह है कि इसमें उन्होंने मनुष्य के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, सबके बारे में जिक्र किया, लेकिन इसमें मानव का जिक्र नहीं था। हो सकता है कि यही आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले किस विद्वान ने मानव के बारे में लिखना शुरू किया, या किस ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है।
और क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने मानव के बारे में कुछ लिखा, तो इससे पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा, लोगों की भावनाएँ आहत हो जाएँगी। क्यों? क्योंकि उस समय धर्म का बड़ा बोलबाला था और धर्म के अनुसार हम ये मान के चलते थे कि ईश्वर ने ही सबका मनुष्य का निर्माण किया है और ये अपने अलग तरीके से, इसलिए मनुष्य को छोड़ करके इसने सबके बारे में बताया। लेकिन बड़ी हिम्मत के बाद 1871 में उसने, बहुत हिम्मत दिखाने के बाद 1871 में एक दूसरी किताब लिखी। उसका नाम है द डिसेंट ऑफ मैन, द डिसेंट ऑफ मैन। ये किताब उसने लिखी थी, ध्यान रखना। और इस किताब में इसने अनुमान लगाया कि इसका जो अनुमान है, अनुमान ये लगाया कि मानव अफ्रीका से आया होगा, अफ्रीका से आया होगा। बोला ठीक है भाई, ये उसका अनुमान है, तर्क है, प्रूफ नहीं था उसके पास। यानी कि इसमें उसने तर्क दिया, उसके पीछे उसका तर्क था। और तर्क क्या था दोस्तों? कि भाई मनुष्य जैसे दिखने वाले जो जीव हैं, चिंपांजी, गोरिल्ला, चिंपांजी हुए या गोरिल्ला हुए, जो मनुष्य के सबसे नजदीकी रिश्तेदार हैं, ये अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, में सबसे ज्यादा है। इसीलिए उसने ये तर्क दिया था। लेकिन एक बात और भी क्लियर थी कि अफ्रीका से उस समय तक कोई भी मनुष्य का कंकाल या जीवाश्म नहीं मिला था। ठीक है ना? तो जब जीवाश्म नहीं मिला तो इसका कोई प्रूफ नहीं था, कोई भी प्रूफ नहीं था। फिर घटना आती है 1924 की और लंबे समय तक यह विचार चलता रहा, लंबे समय तक। सोचिएगा 1924 में एक घटना घटित होती है। रेमंड डॉर्ट हैं और उन्होंने टाउन शिशु नाम का एक जीवाश्म उनको मिला। रेमंड डॉट डॉट इन्हें डाउन बड़ा अच्छा सा नाम है, टाउंग शिशु, टाउंग शिशु का जीवाश्म मिला। ये रहा 1924 में अफ्रीका में। और जब अफ्रीका में इसका जीवाश्म मिला तो ये मनुष्य के जैसा था और इसी से ये तर्क जो है, अब जो तर्क ये था, तर्क अब वो पुष्ट हो गया, पुष्ट हो गया कि भाई कहीं ना कहीं ये अफ्रीका से ही आए हैं। डार्विन का यह सिद्धांत प्रॉपर तरीके से पहली बार में क्लियर हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, एवरीवन? तो पहला पॉइंट क्लियर कि कहां से आया, किसने सबसे पहले अध्ययन किया और किसने इसकी खोज की। तो ये मैंने पहले पॉइंट में आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। अब बात करते हैं कि मनुष्य की जो प्रजाति है उसका विकास कैसे हुआ। तो कुछ लोग ये मान करके चलते हैं कि जो मानव प्रजाति है, मानव प्रजाति, जो मानव जातियां हैं, विभिन्न रूप हैं उनके, मानव जाति हैं, ये मान्यता ये थी, मान्यता कि ये सीधी रेखा में इनका विकास हुआ है, सीधी रेखा में इनका विकास हुआ है। यानी कि पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरीके से इनका विकास हुआ है। ये रहे इस तरीके से, ये रहे, ये मान्यता चलती रही और इसी से आगे जाकर के हम क्या हो गए, आधुनिक मानव में तब्दील हो गए। लेकिन इस अवधारणा को बदल दिया, यह अवधारणा जो है बदल गया। अब कैसे? एक्चुअल में इसके पीछे कुछ लोग हैं, इस अवधारणा को आगे जाकर के खारिज कर दिया कि भाई बंदर से, चिंपांजी से, इन सारी चीजों से इसका विकास नहीं हुआ, बल्कि एक वृक्ष की शाखा है, एक झाड़ी है और उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं और अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग प्रजाति के लोगों का विकास हुआ है। यानी कि एक ही शाखा की कई सारी प्रजातियां हैं, उसमें अलग अलग प्रजातियों के लोग, जीव, मनुष्य पैदा हुए हैं। यह समझ लेना।
कुछ आपस में मिलते चले गए, कुछ विलुप्त होते चले गए, इस तरह से चीजें हुई। लेकिन कैसे, इसका प्रूफ कैसे पता चला? देखिए, इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। बात है 1970 की। 1970 के दशक में रिचर्ड लीकी और डोनाल्ड जॉनसन, दो लोग हैं, रिचर्ड लीकी और डोनाल्ड जॉनसन, बहुत बड़े खोजकर्ता हैं। इन्होंने कई महाद्वीपों में जीवाश्म खोजे, यानी कि महाद्वीप महाद्वीप घूमे घूमे इन्होंने जीवाश्म खोजे, जीवाश्मों को खोजा कि कहीं से हमको एक लिंक मिल जाए कि इसके बाद ये और इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से कुछ चीजें हुई हों। तो कुछ लिंक इस तरह से मिल जाए, लेकिन इन्हें कहीं पर भी कोई भी इसका इन्हें सीधा लिंक नहीं मिला, लिंक नहीं मिला। यानी कि डायरेक्ट कोई लिंक नहीं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा कोई लिंक इनको नहीं मिला। इसका मतलब उन्होंने निकाला, इसका अर्थ था कि मानव विकास सीधी रेखा में नहीं हुआ, में नहीं हुआ। यह उन्होंने साफ साफ बता दिया कि भाई सीधी रेखा नहीं है कि भाई इसी से एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद ऐसी हो गई हो। नहीं, सीधी रेखा में नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि ये एक वृक्ष की कई शाखाएं हैं, ठीक है ना, शाखाएं हैं, उनमें से अनेक विलुप्त हो गई, अनेक विलुप्त हो गई, समय समय पर विलुप्त हो गई, और अंत में एक बची, एक बची, कौन सी? होमोसेपियंस। बोले कि बाकी सभी समय समय पर खत्म हो गई, केवल एक बची है, होमोसेपियंस, जिसे हम आधुनिक मानव कहते हैं। यानी कि सारे के सारे वृक्ष की शाखाएं ये खत्म हो गई, केवल एक बचा है ये। या तो कह लीजिए उनमें से कुछ मर्ज हो गए, कुछ विलुप्त हो गई, कुछ नष्ट हो गए, कुछ भी हो गया हो, एक्स वाई जेड। तो ये एक कंसेप्ट है। तो बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई एवरीवन? तो कैसे इसका लिंक ढूंढा गया, कैसे लिंक नहीं मिला, और लिंक नहीं मिला तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे से, और आगे जाकर के जब हम विकास क्रम को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो फिर चीज आएगी अलग। अब हम यहां पर बात करते हैं कि भाई मनुष्य की प्रजाति का विकास कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी प्रजाति आपकी आई। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मानव प्रजाति का विकास, मानव प्रजाति का विकास। और मानव प्रजाति का विकास जाता है 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। अब कहोगे कि सर ये कौन सा युग है? देखिए, अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करना, समझ लेना कि ऐसा लगता है कभी कभी कि आप लोगों से कहीं मैंने सुबह सुबह कोई किडनी तो नहीं मांग ली, आपकी चाय तो नहीं छीन ली, कहीं नाश्ता तो नहीं छीन लिया मैंने, तो लाइक कर दिया करो यार, ठीक है ना। और बाकी अच्छे बच्चों तक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इतना मैं उम्मीद करता हूं, अगर मैं आप लोगों के साथ इतना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग इस अच्छी क्लास को अच्छे बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे कि उनका भला हो सके, वो लोग इसको देख सके, इसका उपयोग कर सके। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि इतिहास मतलब मनुष्य, उनसे पढ़ लीजिए, फिर कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं मनुष्य का विकास क्रम। अब आपने कई नाम सुने होंगे, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, निएंडरथल, ये सब आपने सुने होंगे। मैं इनके बारे में ही चर्चा करूंगा, लेकिन डिटेल में। और डिटेल मतलब कहानी के तौर पर, कि आसानी से आप इन चीजों को याद रख सको। मैं ऐसे हल्के फुल्के नहीं कर रहा। तो बात 6.5 करोड़ साल पहले की है, जिस समय डायनासोर खत्म हुए थे। पूरी जगह खाली पड़ी हुई थी, सारा सब कुछ खाली पड़ा हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर घने जंगलों का विकास हुआ। बात समझना।
तो इस समय सबसे बड़ा बदलाव क्या था इस समय का? डायनासोर, डायनासोर ये खत्म हो गए। घने जंगल विकसित हुए, और घने जंगल विकसित हुए तो इसी घने जंगल में ही एप, एप बोले तो वानर प्रजाति, वानर प्रजाति इसकी संख्या बढ़ी। ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या बढ़ती चली गई, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमेट। एप कह लीजिए, प्राइमेट कह लीजिए, जिनकी धीरे धीरे कंडीशन ये थी कि हाथ पैर बड़े होने लगे थे। जैसे ये देख रहे हैं, हाथ पैर इनके बड़े होने लगे थे, बंदरों की तुलना में, अन्य प्रजातियों की तुलना में थोड़े बड़े हाथ होने लगे, आंखें बड़ी होने लगी, शरीर में थोड़ी सी ताकत आने लगी, दिमाग भी थोड़ा सा पहले से बढ़ने लगा। तो ये सारी चीजें उनकी होने लगी समय के साथ में। तो ये एक कंसेप्ट हुआ। ओके, और इसी समय आपकी पहली एक होमिनिड, होमिनिन जो है पहली प्रजाति जो जंगल के किनारे पर हमको दिखाई देती है, पहली फर्स्ट होमिनिन प्रजाति है। होमिनिन कहते हैं इनको, होमिनिन, या इसी को होमिनिड भी कहते हैं, होमिनिड भी कहते हैं। यह प्रजाति की हमको जानकारी मिलती है लगभग 70-80 लाख साल पहले, ध्यान रखना। और यह प्रजाति है जो चिंपांजी से पहली बार पृथक हुए, कि भाई इससे थोड़ा सा अलग हो गए, ये मनुष्य की तरह हल्का सा व्यवहार करने लगे, ठीक ना। लेकिन ये अभी पेड़ों पर ही रहता है, पेड़ों पर रहता है। लेकिन वो अलग बात है कि जंगल के किनारे तक आ गया हो धीरे धीरे, ठीक है ना। और इसी का आगे जाकर के जो नाम मिला, नया नाम इसको जब दिया गया, इसकी खोज हुई आपके अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, कई जगह पर इसकी खोज हुई। यही है वो प्रजाति, पेड़ों पर ही रह रहा है, अभी नीचे नहीं आया है। और इसका नाम रखा गया ड्रायो, नया नाम रखा गया ड्रायोपिथेकस। इसको आप आराम से याद रख लीजिएगा, ड्रायोपिथेकस या होमिनिड यही है। ये पहला है जो बंदर से या चिंपांजी से, गोरिल्ला से, उनसे थोड़ा सा अलग हुआ। और इसके अवशेष सब जगह पर मौजूद हैं, पूरी दुनिया में इसके अवशेष मौजूद हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं अगली प्रजाति की तरफ, हम और चर्चा करते हैं अगली प्रजाति। और अगली प्रजाति के संदर्भ में हम बात करें तो बात घटना है केन्या की, घटना केन्या की है। केन्या पहुंच गए कुछ लोग जो हैं, वहां पर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने एक विशेष प्रकार की जीवाश्म और हड्डियों को प्राप्त किया। ओरोरिन हुगेंसिस कहते हैं, ओरोरिन हुगेंसिस। अब कहोगे सर ये क्या नाम है? अब जगह के नाम है तो भाई क्या कर सकते हैं। यहां से हमें क्या मिला, एक जगह है जहां से हमको मिला एक हड्डी, फीमर की हड्डी। फीमर बोले तो हमारे पैर की हड्डी, ठीक है ना। ये मिले, ये प्रजाति है एक तरीके से, उसके देखिए जगह के नाम पर ही उसकी प्रजाति का नाम रखा जाता है। तो ये रहा, और इस हड्डी से ये संकेत मिला, संकेत कि ये पैरों से चलता होगा, पैरों से चलता होगा, ये अनुमान लगाया, ठीक है ना। और इसी के आगे जाकर के उन्होंने और भी इसके रूप देखे, और रूप देख करके इसका प्रजाति का पूरा प्रॉपर तरीके से नाम रखा। उसका नाम था ऑर्डिपिथेकस, ऑर्डिपिथेकस ये नाम रखा। और इसके नाम के दो इसकी शाखाएं बताई कि भाई इसकी दो शाखाएं हैं, एक है कदब्बा, कदब्बा, और दूसरे हैं रामापिथेकस। रामापिथेकस कह लीजिए, या इसी को रामीडस भी कह लीजिए, रामीडस या रामापिथेकस, पिथेकस ये रहा। बोले कदब्बा कौन है? जो घने जंगलों में रह गया। और रामापिथेकस कौन है? ये वो है जो जंगल के बिल्कुल किनारे पर आ गया।
ठीक है ना, किनारे पर आ गया। और इसकी जो खोज है, इसका जो जीवाश्म खोजा गया, वो खोजा गया इथियोपिया में। इथियोपिया में खोजा गया इसका जीवाश्म। किसने खोजा था? टिम वाइट ने खोजा। टिम वाइट ने इसको खोजा और इसका नाम रखा गया ऑर्डीमैन। क्या नाम रखा गया? ऑर्डी। ये रहा, इसलिए ऑर्डिपेथेकस कहते हैं इसको। बात समझ गए? लेकिन इसका मतलब अभी भी जंगल के किनारे पर रहता है। हाथ पैर अब इसके थोड़े से मजबूत होने लगे हैं, पैरों से लकड़ियों को पकड़ने लगा है, सारी चीजें होने लगी हैं, सब कुछ होने लगा है, और धीरे धीरे जमीन पर भी उतरने की कोशिश भी कर रहा है। यानी कि एक तरीके से ये मिश्रित रूप का है। कैसा है? मिश्रित रूप का। कैसे? ना तो पूरी तरह पेड़ पर नहीं रहता और पूरी तरह जमीन पर नहीं रहता, दोनों तरीके का मिश्रित है। ना तो पूरी तरह जंगल में रहता है, ना पूरी तरह जमीन पर रहता है। ये धीरे धीरे जंगल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि पेड़ों से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन है। समय के साथ धीरे 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 क्या हो रहा है कि जंगल सिकुड़ रहे थे, जंगल कम होते जा रहे थे। जैसे जैसे मौसम में बदलाव हो रहा था, वैसे वैसे जंगल सिकुड़ रहे थे, घास के मैदान बन रहे थे। तो इनके पास कोई उपाय नहीं है। जंगल जब कम रह जाएंगे तो किनारे पे तो आएंगे ही आएंगे, कभी नीचे उतरेंगे कुछ खाने पीने के लिए, तमाम सारी चीजों के लिए। इस तरीके से ऑर्डोपेथेकस प्रजाति का विकास हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके बाद तीसरी जो प्रजाति है जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस ये जो दिखाया गया है, ये एक प्रकार की लूसी नाम की एक महिला का जीवाश्म यहां पर मिला था। कहां पर? ध्यान रखिएगा, एक जगह है हदार, इथियोपिया में। इथियोपिया में हदार नाम की एक जगह है, और ये यहां पर 1974 में 1974 में डोनाल्ड जॉनसन ने, वही डोनाल्ड जॉनसन ने इसका एक 40% मानव कंकाल खोजा। 40% मानव कंकाल इथियोपिया के आसपास के जंगलों में इकट्ठा कर लिया। और जब कैंप में रात के समय में ये उसका सर्वे कर रहे थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी समय अपने टेप रिकॉर्डर में एक गाना सुन रहे थे, लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स। ये बीटल्स बज रही थी, गाना सुन रहे थे, इसलिए इसका नाम रख दिया लूसी। तो इसका जो जीवाश्म मिला, मानव कंकाल मिला, इसका नाम रखा लूसी। एक महिला का था, इसलिए ये रहा आपका नाम लूसी। याद रख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन थी। और इसकी खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस दो पैरों पर चलते थे, हाथ मुक्त हो गए। कैसे हो गए? हाथ पूरी तरीके से मुक्त हो गए। ठीक है ना, क्लियर हो गया? सीधे खड़े हो सकते हैं, हाथ मुक्त हो चुके हैं। अब इससे ज्यादा क्या करोगे? इससे ज्यादा आप क्या करोगे? ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हुई कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और इसी समय जब ये 1974 में हुआ, तो इसी समय 1978 में एक घटना और होती है, और वो घटना है तंजानिया में। अब कहोगे सर, ये मानव कंकाल से कैसे पता चलेगा कि ये पैरों से, दो पैरों से चलते थे? यस, 1978 में तंजानिया में एक लेडी हैं जिनका नाम है मैरी लॉकी। मैरी लॉकी,
इन्होंने ज्वालामुखी की राख में पैरों के निशान खोजे, निशान खोजे और उससे पता चला कि ये निशान किसी और के नहीं है बल्कि इसी समय के इसी मनुष्य की प्रजाति का है। और इससे ये प्रूफ हो गया कि भाई ये पैरों पे ही चला करते थे, क्योंकि दोनों का सेम टाइम पीरियड और सारी चीजें उन्होंने निकाल के देखी तो लगभग एक जैसी निकली। इसलिए इनके एविडेंस जो है हमें तंजानिया, इथियोपिया सब जगह से मिले हैं, यहां से हड्डियां भी मिली हैं। तब पता चला कि ये लोग पैरों से चलते होंगे। क्लियर हो गया? ये हो गया। अब इसके अलावा एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा ये तो है कि चलो भाई एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी प्रजाति आ रही है। इसी बीच में एक नई प्रजाति और पता चली, पैरोथ्रोपोडस। एक नई प्रजाति है पैरोथ्रोपस। बोले कि ये कौन है भाई, ये कहां पर है, कहां से जानकारी मिली? ये भी अफ्रीका के क्षेत्र से ही हमको जानकारी मिली, ठीक है ना। किसको मिली? मैरी लॉकी को। मैरी लॉकी ने इसकी खोज की। और पेरिथ्रोपस का कंडीशन ये थी कि इसके विशाल जबड़े थे, दाढ़ें थी मजबूत, दाढ़ें मजबूत थी, यानी कि अच्छा खासा जबड़ा मजबूत है, मांसाहारी चीजों को काटने, हड्डियों को चबाने का काम करती थी। लेकिन इसका जो लिंक है, लिंक किसी से नहीं मिला, नहीं मिला। यानी कि ना ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, ना रामापिथेकस से, ना किसी से। बोले ये कौन है? इसका मतलब था कि इसका स्वतंत्र विकास हुआ था। है मनुष्य ही, लेकिन स्वतंत्र विकास हुआ, किसी प्रजाति से इसका विकास नहीं हुआ कि इसके बाद ये आया हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब जो वृक्ष की जो अवधारणा है, यानी कि मानव प्रजाति की जो अवधारणा है, उसकी एक शाखा ये भी निकल गई इस तरीके से। अलग अलग प्रजातियां आपके सामने आ चुकी हैं कुल मिलाकर के। और यहां तक तो हुई आपकी नॉर्मल, आपकी कहा जाए तो नॉर्मल प्रजातियों के बारे में चर्चा। अब इसके बाद जो चर्चा होती है, इसके बाद जो खोज होती है, वो है आपके होमोजीनस की, यानी कि होमो प्रजाति की खोज, होमोजीनस की खोज, होमोजीनस का विकास होता है। और इसकी इसका जो नाम है वो आपको जरूर याद रखिएगा। इसको कहते हैं होमो हैबिलस। होमो हैबिलस प्रजाति है ये, होमो हैबिलस कहते हैं। अब इसका मतलब, इसकी खोज हुई 1960 में, 1960 में। कहां पर? तंजानिया में, ओल्डुबाई तंजानिया, ओल्डुबाई तंजानिया, यहां पर। उसे खोज किसने की? मैरी लॉकी ने, मैरी लॉकी ने। यहां पर एक जीवाश्म उन्होंने खोजा, जीवाश्म उन्होंने खोजा था। और जीवाश्म के साथ साथ उन्होंने यहां पर पत्थर के औजार भी खोजे, पत्थर के औजार, जिनमें गुटिका और फ्लेक दोनों प्रकार के औजार हैं, पत्थर के औजार। यानी कि वही औजार जो भारत में भी मिले हैं, उसी तरीके के, उतने ही पुराने लगभग। बात समझना। और इसकी बात बताई, उन्होंने कहा कि इसका मस्तिष्क जो है पहले से, मस्तिष्क पहले से बड़ा है, बड़ा है। और ये मूलतः शिकारी है, शिकारी है, शिकार करता है, तभी तो यह हथियार बनाता है। और बड़ा और शिकारी क्यों है? क्योंकि भाई जब शिकार करता है तो जानवरों को खाता है, मांस खाता है, हड्डियां तोड़ के खाता है, हड्डियों के अंदर जो आपका मज्जा होता है, बसा होता है, फैट होता है, उसको पीता है, जिसकी वजह से उसके मस्तिष्क को एनर्जी मिलती है, उसके मस्तिष्क को प्रोटीन मिलती है और उसका मस्तिष्क का साइज पहले की तुलना में बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, उनके मस्तिष्क के लिए प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में वहां से मिल जाता है।
ऐसा कहा जाता है और मनुष्य की प्रजाति के संदर्भ में भी ऐसा ही देखा गया। इसीलिए इसको हम कहते हैं शिकारी है, क्योंकि इसने औजार बनाना शुरू किया, यानी कि पहला व्यक्ति, पहला जीव, पहला मनुष्य जिसने औजार बनाए पहली बार। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए इसको कहते हैं हम हैंडीमैन। ये रहा जिसने पत्थर को तोड़ करके पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। अब बताइए, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा कि सारी चीजें एक क्रम में आपको पता चल रही हैं और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके बाद कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार अपने नोट्स बना लीजिए, फिर कभी जरूरत नहीं है। और तो छोड़ दीजिए यार, कहीं पर भी जाइए टीचर तो बन ही जाओगे हिस्ट्री के, औरों से बेहतर पढ़ा दोगे। कितने सारे लोग थे जो जब मैं पढ़ाता था और पहले पढ़ाता था, तो कितने सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो आगे जाके टीचर बन गए यार। बोले सर आपके नोट्स ले लेके हम पढ़ाते हैं बैंक में, एसएससी वालों को, इसको पुलिस वालों को, इसको। बोले सर आपके नोट्स बहुत है, बहुत ज्यादा है ये, लेकिन हमको पढ़ाने का ढंग मिल गया, हमको क्या पढ़ाना है, आराम से पढ़ाते हैं वो लोग। और आईएएस पीसीएस में भी खूब पढ़ाने लगे। ये कहीं नहीं जाएगा आपका, इतना मैं बता दे रहा हूं। और नेट जीआरएफ वगैरह तो ये समझ लो कि बहुत मतलब चुटकी बजाते ही निकल जाएंगे इससे। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम निकल जाएंगे अगर इसके साथ में मैंने आपकी मेरी मेरी आपने ऑप्शनल की क्लास मेरी ज्वाइन कर ली तो। स्टडी आईक्यू आईएएस ऐप पर जाकर के आराम से मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आया अगला जीव जिसे हम कहते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस का मतलब होता है सीधी रीढ़ वाला मनुष्य, मानव, जिसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट, हमारे आपकी तरह, जो झुक के नहीं चलता बल्कि अब बिल्कुल सीधा चलता है, इरेक्टस। और इसी ने पहली बार आग जलाना, उसका उपयोग करना यहीं से सीखा। और तो और इसने यात्रा करना सीखा, यात्रा सीखी, यानी कि पैदल चलना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, घूमना फिरना, ये सारी चीजें इसने सीखी। ये समझ लो, इसीलिए इसको कहते हैं हम अपराइट मैन। अपराइट मैन कहते हैं सीधा खड़ा मनुष्य। लेकिन इसके जो एविडेंस हैं वो यहां से नहीं मिले हैं, बड़ी खतरनाक जगह से मिले हैं। एक्चुअली में कुछ इतिहासकार थे, डच वैज्ञानिक थे, आर्कियोलॉजिस्ट कह लीजिए, बायोलॉजिस्ट करिए, यूजोब डिवाइस। देखिएगा, एक डच वैज्ञानिक थे, यूजोएव यूजोएब डिवाइस। ये रहे, और इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में खोज शुरू की, खोज की। दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ ये आए। बोले कि एशिया अफ्रीका में तो सब लोग खोज कर रहे हैं, मैं यहां से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से कुछ लिंक मिले। और इन्हें यहां से मिला इंडोनेशिया के जावा से, जावा मानव का कंकाल मिला, उसके अवशेष मिले, इसे कहते हैं जावा मानव। ये इसी का है, होमो इरेक्टस का ही है, ठीक है ना। इसी को एक नाम दिया गया पिथिकैंथ्रोपस, पिथिकैंथ्रोपस। ये है जावा मानव, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं सीधी रीढ़ वाला मानव। और उसके बाद सोचिएगा, चीन में एक गुफा है जिसका नाम है झोउ कौडियान गुफा, झोउ कौडियान गुफा। यहां से जो मनुष्य मिला, सोचिएगा, वो आग का उपयोग करना जानता था, आग का उपयोग जानता था, उसने खोज कर ली थी आग के उपयोग की। और इसी को कहते हैं आपका पीकिंग मानव। पीकिंग यानी कि बीजिंग से पीकिंग जगह है, पीकिंग मानव कहते हैं।
और दूसरा नाम भी इसको कहते हैं सिनेंथ्रोपस, इसी को कहते हैं सिनेंथ्रोपस। नोट कर लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं राइटिंग थोड़ा साफ लिखूं, लेकिन कंटेंट ज्यादा है और समय कम है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी रफली हो जाता है इस तरह का। और इस तरीके से ये सारी चीजें हुई। अब कहोगे सर ये तो जावा में मिला, इसको हम कैसे कहें कि ये उस तरह का है? क्योंकि इसी तरह से 1984 में, यहीं पर ध्यान रखिएगा, 1984 में आपकी मैरी लॉकी को एक युवा कंकाल मिला। एक युवा कंकाल का मतलब एक युवा का कंकाल मिला, जिसका नाम रखा गया टरकाना बॉय। टरकाना बॉय, क्योंकि लड़के का कंकाल है इसलिए इसका नाम रखा गया टरकाना बॉय। सोचिएगा कहां से मिला? केन्या से। और इसके भी फीचर वही थे, बिल्कुल, क्योंकि ये भी उसी तरीके के उपकरण बनाना जानते थे, उपकरण बनाते थे। ये भी अग्नि का उपयोग करते थे, अग्नि का प्रयोग करते थे, ये भी जान लीजिए। एक तरीके से देखा जाए तो पाषाण काल की शुरुआत नहीं हो रही है। क्यों भाई? हो रही है कि नहीं हो रही? यही है, यानी कि इसने अग्नि पर नियंत्रण करना सीख लिया था कुल मिलाकर के। लेकिन इसी समय एक नई परंपरा और शुरू हुई। ये चली रही थी, इस समय एक नई परंपरा की शुरुआत होती है, बिल्कुल न्यू, डिफरेंट। एक देखा जाए तो यूरोप में, जर्मनी के हाइडेलबर्ग में 1901 में, जर्मनी के हाइडेलबर्ग में एक जगह है हाइडेलबर्ग, वहां पर एक जीवाश्म वगैरह की खोज हुई और यहां से जो कंकाल और जीवाश्म मिले उनका नाम रखा गया होमो हीडलबर्गेसिस। होमो हीडलबर्गेसिस, ये रहे, ये कंकाल मिले। और जब इसको उन्होंने देखा तो बोले कि यार हमको कुछ इसी तरह के कुछ एविडेंस मिले हैं। फिर इन्होंने पूरी एविडेंस निकालने के बाद अपनी थ्योरी इन्होंने बताई। थ्योरी इन्होंने बताई कि ये बोले कि ये जो प्रजाति है ये दो भागों में बट गई। बोले कि एक जो है ये यूरोप पे चले गए, यूरोप में गए, यूरोप में चले गए, यानी कि यूरोप से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली है, प्रजाति है, इन्होंने जो निकाला। बोले कि यूरोप में गए, ये नियंडरथल बन गए। क्या बने? नियंडरथल ये बन गए। और एक जो प्रजाति है जो अफ्रीका में रहती है, अफ्रीका में रहती है, और ये बने होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ये है, यानी कि इन दोनों का मिक्सअप है ये। यानी कभी मूल प्रजाति ये रही होगी, उसकी एक प्रजाति यूरोप में जाकर के सेटल हो गई, वो नियंडरथल है। और नियंडरथल का कोई एविडेंस अफ्रीका में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। देयर इज नो एविडेंस इन अफ्रीका ऑफ नियंडरथल, बट होमोसेपियंस का सब जगह है, इनका नहीं है, क्योंकि ये कभी अफ्रीका गए ही नहीं, इनका कभी संपर्क अफ्रीका से हुआ ही नहीं। अफ्रीका में होमोसेपियंस है, बाद में यही होमोसेपियंस अफ्रीका से निकल के पूरी दुनिया में फैल गए। यस, और ये जो नियंडरथल हैं यही हैं। खास बात यह है कि नियंडरथल, इनका दिमाग सबसे बड़ा था, दिमाग सबसे बड़ा था, सबसे बड़े आकार का दिमाग था इनका, नियंडरथल का, ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरा, ये समूह में रहते थे, ये शारीरिक रूप से सक्षम थे, शारीरिक सक्षम थे। और इनके जो एविडेंस हैं वो मिले हैं 1856 में जर्मनी की नियंडरथल घाटी में।
ये जर्मनी की नियंडरथल घाटी में इसके एविडेंस मिले हैं, समझ लीजिएगा। और खास बात यह है कि बेहतरीन ये तकनीक निर्माता भी है, तकनीक निर्माता भी है। और सबसे मजेदार चीज ये कि अपने पूर्वजों को दफनाना भी, पूर्वजों को दफनाते थे, दफनाते थे। तो 1 2 3 4 5 ये रहे, ये पूर्वजों को दफनाना, उन पर फूल माला चढ़ाना करना, ये सारी चीजें करते थे। पहली मानव प्रजाति है। ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य की कौन सी प्रजाति है जो अपने पूर्वजों को दफनाती थी, ये समझ लेना। अब इसके पूर्वजों दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है वो भी मैं बता देता हूं। इसका साक्ष्य मिला है आपके बहुत बेहतरीन तरीके से। इराक की आपकी एक गुफा है, रानीदार गुफा। इराक की रानीदार गुफा में इसके एविडेंस मिले हैं कुल मिलाकर के। लेकिन कुछ समय के बाद कंडीशन यह होगी कि ये विलुप्त हो गए, विलुप्त हो गए। बोले कैसे विलुप्त हो गए भाई, क्या हो गया भाई इसका, किस तरीके से विलुप्त हो गए? एक्चुअली में होमोसेपियंस जब ये यूरोप में आए, इनसे इनका टकराव हुआ और ये खत्म हो गए। कंडीशन यह है कि इनके विलुप्त होने के कारण हैं, देखिए, जलवायु परिवर्तन। कि भाई जब इतना ज्यादा दिमाग वाला जीव है फिर भी विलुप्त हो गया, और अपने से छोटे दिमाग वाले होमोसेपियंस की तुलना में। जलवायु परिवर्तन, इनके पास संसाधन कम थे, ये छोटे समूह में रहते थे, छोटे समूह में रहते थे, इसलिए टिक नहीं पाए और होमोसेपियंस से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, सेपियंस से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि होमोसेपियंस में मिल गए, ये गए, यानी कि उनके साथ इनके शारीरिक संबंध बने और धीरे धीरे ये खत्म हो गए और होमोसेपियंस की बीमारी भी इनको लग गई। जो अफ्रीका से अपने साथ कुछ बीमारी लेकर के आए उसके आगे ये टिक नहीं पाए, इस तरीके से ये खत्म हो गए कुल मिलाकर के। ये है कंसेप्ट। लेकिन जब होमोसेपियंस से मिल गए इसलिए कहा जाता है कि गैर अफ्रीका का जो कंसेप्ट है उसमें 1 से 2% आपके डीएनए इनका मौजूद है, यानी कि अफ्रीका के बाहर जितने भी मानव प्रजाति है, हम आप सबके अंदर नियंडरथल का 1 से 2% डीएनए मौजूद है। और उसके बाद आते हैं आपके होमोसेपियंस। होमोसेपियंस इनको देख लेते हैं हम लोग। होमोसेपियंस ये हमें सभी जगह से मिले, अफ्रीका से निकले, अफ्रीका से एशिया आए, फिर ये यूरोप गए और एशिया से अमेरिका। अमेरिका में जाने के लिए इन्होंने बेरिंग सागर का रास्ता अपनाया। बेरिंग सागर का रास्ता से अपनाते हुए उस जगह को पार करते हुए ये अमेरिका में पहुंच गए, साइबेरिया से साइड से होते हुए। इस तरीके से ये सारी चीजें हुई और ये बेसिकली इनके जो साक्ष्य मिले हैं, ये चित्रकला जो है इनके साक्ष्य हैं अफ्रीका की ब्लॉम्बोस गुफा में। यही है आपका आधुनिक मनुष्य, होमो सैपियंस। आधुनिक मानव। तो ये रहा। अब बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मैंने पूरा विकास आपको क्रम से बता दिया, सारी चीजें मैंने बता दी है कहां कहां पर है। और इसी गुफा में आपके जो गेरू रंग के जो चिन्ह मिले हैं यही हैं इनके गेरू रंग के चिन्ह, सारी चीजें हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, एंजॉय। कल मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।